जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज जिस टॉपिक को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं वो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और इन्वायरमेंट का इशू थोड़ा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि परिस्थितियाँ वो हाथ से बाहर निकलती जा रही हैं। अभी हाल फिलहाल की गर्मी आप देख रहे होंगे कि बहुत ही चरम मौसमी दशाएं हो रही हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का जो संशोधन हुआ है 2024 में वो देखा। 2016 के रूल्स में जो संशोधन हुआ, और अब आज हम देख रहे हैं कि बैटरी से संबंधित जो अपशिष्ट नियम है उसको भी 2024 में संशोधित किया गया। तो क्या संशोधन किए गए, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वो थोड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम, सॉरी, संशोधन नियम 2024। क्यों? सबसे पहले आवश्यकता क्यों, क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है? सबसे पहला रीजन है कि हम क्या कर रहे हैं, चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। साइकिल्ड इकोनॉमी। चक्रीय अर्थव्यवस्था में करते क्या हैं? वैसे तो 3 चरण होते हैं। हम सबसे पहले क्या की करेंगे, कोई प्रोडक्ट है जो पर्यावरणीय दृष्टि से नुकसानदायक है, तो सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, उसका उपयोग कम करना चाहेंगे तो रिड्यूस करेंगे। अगर रिड्यूस नहीं कर पाए तो हम चाहेंगे कि रीयूज करें। अगर उसको भी नहीं कर पाए, रीयूज भी नहीं कर पाए, तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन बचेगा रिसाइकल्ड। तो ये एक पूरी तरीके से साइकिल है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो जब हम चक्रीय अर्थव्यवस्था की जरूरत क्यों है, चक्रीय अर्थव्यवस्था की जरूरत इस वजह से है क्योंकि हमारे पास डिमांड ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है। तो अगर हम, हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, अगर हमारे पास रिसोर्सेज पर्याप्त, और वो सभी देशों के साथ है, तो एक तो जनसंख्या के एक बहुत से लोगों तक मिनिमम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें वैसे भी रिसाइकल्ड इकोनॉमी पर जाना पड़ेगा, साइकिल्ड इकोनॉमी पर। और तो और दूसरी बात यह है कि ये क्या है, प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं वो पर्यावरण में कहीं ना कहीं से कार्बन फुटप्रिंट हमारा वो जा रहा है। अब कार्बन फुटप्रिंट अगर हमें कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है, क्लाइमेट चेंज को एक निश्चित सीमा तक ही रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिसाइकिल्ड या साइकिल्ड इकोनॉमी को अपनाना पड़ेगा। दूसरी बात, जो बैटरी से संबंधित वेस्ट है उसका जो है वो अनौपचारिक सेक्टर में ज़्यादा है। अनौपचारिक पुनर्चक्रण व्यवस्था। अधिकतर जो रिसाइकल्ड होता है वो क्या होता है, अनौपचारिक सेक्टर में है, औपचारिक नहीं है। तो उसमें क्या है, पहली बात तो हम मिनिमम क्वालिटी को अचीव नहीं कर पाते। दूसरी बात ये है कि फिर भी पर्यावरण में वो चीज़ें क्या होती हैं, एक्सपोज हो जाती हैं। और तीसरी बात यह है कि जितना हमें इफेक्टिव उससे रिसाइकल्ड करना था वो हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड निर्धारित नहीं है।
ठीक। तो ये अनौपचारिक पुनर्चक्रण व्यवस्था के कारण, मतलब उसको औपचारिक सेक्टर में लाने के लिए हमें इन नियमों की जरूरत पड़ी, ताकि लोगों को क्या मिले, प्रोत्साहन मिले। तीसरी बात क्या है, पर्यावरण प्रदूषण। वो क्या करना है, कम, खास करके लेड एसिड बेस बैटरी से। पीबी का मतलब क्या है, लेड का ये सिंबल है। आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, लेड को पीबी से लिखते हैं, लेड। ठीक। लेड हुआ, कैडमियम हुआ, लिथियम, लिथियम आयन बैटरी, ये सब क्या है, ये पर्यावरण प्रदूषक हैं। अगर हम इसको अनौपचारिक सेक्टर में ही पुनर्चक्रण हो रहा है, हमारा रिसाइकल्ड हो रहा है, तो ये सारे क्या हैं, स्टैंडर्ड फॉलो ना होने की वजह से इनका वातावरण में क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। कहीं ये जल के माध्यम से, कहीं ना कहीं किसी रूप में खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। मरकरी हो गया, तो ये सब क्या है, अगर ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर गए तो ये धीरे धीरे मानव के शरीर में भी प्रवेश करेंगे। आपने सुना ही होगा, मरकरी की वजह से क्या है, मीना माता डिसीज होती है। ठीक है। और तो ओवरऑल क्या है कि ये खाद्य श्रृंखला में, पर्यावरण में एक्सपोज ना होने पाए, या एक्सपोज हो भी तो कम से कम हो, इनका लेवल इतना ज़्यादा ना हो कि वो विषाक्तता पैदा कर दे। ठीक। और इसकी वजह से क्या है, मानव स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी था। क्यों? क्योंकि अधिकतर लीवर की बीमारी और कैंसर, ये जो है इन तत्वों से होती है बीमारियां। ठीक है। तो आपको ये चीजें जरा ध्यान में रखनी है। और एक पॉइंट और लिख लीजिए, वो क्या है, बैटरी का बढ़ता उपयोग। ये उपयोग तब और बढ़ जाता है जब हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनाने की होड़ हो, और तो और इस पर सब्सिडी मिले। और इससे संबंधित एक योजना ध्यान रखिएगा, जिसको भारी उद्योग मंत्रालय फेम के नाम से जानता है। फेम के नाम से इस योजना को बढ़ावा दे रहा। फेम का मतलब क्या है, फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उसका मैन्युफैक्चरिंग फास्टर हो और उसको उपयोग में जल्दी से जल्दी फास्ट तरीके से लाएं। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों की वजह से हमें आवश्यकता है एक ऐसे नियम की, जिसमें हम क्या कर सकें, उस को उस उपयोग को एक निर्धारित दायरे में ला सकें। ठीक है। तो चलिए, अब हम ये जो नियम बने हैं 2024 में, वो नियमों के बारे में देख लेते हैं। पहला नियम क्या है, ईपीआर। ईपीआर क्या है, कल अब आपको बताए थे, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। ये ईपीआर का दायरा ये क्या कर दिए, बढ़ा दिए। अब जो भी निर्माता, आयातक होगा, वही अपशिष्ट को, अपशिष्ट क्या, जो यूज होने लायक नहीं है, जिसको हम रीयूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताया है साइकिल, रिड्यूस किए पहले, उपयोग कम किए, अगर नहीं कम कर पा रहे हैं तो रीयूज करेंगे, अगर रीयूज भी नहीं हो पा रहा तब वो रिसाइकिल्ड में जाएगा। तो ये रिसाइकिल्ड वाला चरण है कि निर्माता आयातक होगा, वही अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करेगा, रिसाइकिल्ड करेगा, पुनर्चक्रित करेगा। ठीक। दूसरी बात,
एक ऑनलाइन सेंट्रल पोर्टल बनेगा। पोर्टल दो तरीके से काम करेगा, एक तो रजिस्ट्रेशन के लिए और दूसरा ईपीआर। ठीक वैसे ही काम करता है जैसे ईपीआर जो कोई यूज करेगा उसको एक ईपीआर सर्टिफिकेट मिलेगा। ईपीआर सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि हमने इतना सेल किया, इतना प्लास्टिक वेस्ट बनाया, और सॉरी बैटरी वेस्ट, बैटरी, और इतना हमने उसको वेस्ट को रिसाइकल्ड किया, तो उसको एक क्या मिलता है, सर्टिफिकेट। तो ऑनलाइन सेंट्रल पोर्टल में क्या होता है, इन सर्टिफिकेट को भी ट्रेड किया जाता है। जैसे कोई, जैसे ठीक वही जैसे आपने कार्बन क्रेडिट पढ़ा होगा कि जितना आप कार्बन उत्पादन कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप उसको क्या कर रहे हैं, पेड़ लगा करके कैप्चर किए ले रहे हैं, तो आपके पास एक कार्बन क्रेडिट का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसको आप दूसरे को बेच सकते हैं पैसे के उसमें, मतलब उसका मौद्रिक मूल्य भी हो सकता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर है। ईपीआर मतलब वो प्रोड्यूस कम कर रहे हैं बैटरी और रिसाइकिल ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनको एक क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट को वो उस कंपनी को बेच सकते हैं जो प्रोड्यूस ज़्यादा कर रही है लेकिन रिसाइकिल कम कर रही है। ठीक है। तो ऑनलाइन सेंट्रल पोर्टल दो तरीके से काम करेगा, एक तो रजिस्ट्रेशन के लिए और दूसरा ईपीआर ट्रेडिंग के लिए। इन दोनों तरीके से इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा नियम क्या है, रिकवरी को अनिवार्य बनाना। मतलब उसमें से जो भी चीज़ें यूज हो सकती हैं वो उनको आपको रिकवर करना है बैटरी से, पुरानी बैटरियों से, और फिर उनको रिकवर करके उनको वापस से रीयूज करना है। क्यों? क्योंकि ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, कैडमियम हुआ, लिथियम हुआ, ये सब क्या है, क्रिटिकल मेटल्स हैं। और क्रिटिकल मेटल की जो उत्पादन है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कौन कंट्रोल करता है, चीन। अभी आप देख रहे होंगे कि क्रिटिकल मेटल्स की खोज भारत में जारी है। एक दो महीने, 4 महीने पहले आपने पढ़ा होगा कि लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिला। ठीक है। तो ये क्रिटिकल मेटल अगर हम हमारे पास है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बहुत ही कम मात्रा में है, और हम किसके लिए आयात पर निर्भर करते हैं, किस पर, चाइना पर। तो अगर हम जितना उससे रिकवर कर सकें पुराने वाले बैटरी से उतना हम रिकवर अनिवार्य करेंगे। तो रिकवरी को क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। बिना रिकवरी के कोई उसको ऐसे फालतू में फेंक नहीं सकता। ठीक है। ये उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हमने कितना रिकवर किया। और चौथा, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। जिसने प्रदूषण फैलाया वही क्या करेगा, उसका भुगतान करेगा। तो बैटरी जिसने बनाई, अगर उन्होंने रिसाइकिल्ड नहीं किया या कम मात्रा में रिसाइकिल्ड किया और ईपीआर की ट्रेडिंग नहीं की, तो क्या होगा, उस पर जुर्माना लगेगा। इस जुर्माने का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा, चाय नाश्ते के लिए नहीं किया जाएगा। इसका जुर्माना, इस जुर्माने का जो पैसा होगा उस पैसे का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा, अपशिष्ट को पुनर्चक्रण करने के लिए। दूसरा, रिकवरी के लिए, जो मटेरियल रिकवर हो सकता है वो हम रिकवर करेंगे। ठीक है। तो इस जुर्माने का इस्तेमाल क्या किया जाएगा, जो भी हमारे पास वेस्ट बैटरी होंगी उनसे कुछ जो जरूरत मटेरियल हैं उसको रिकवर करने के लिए और साथ में उनको रिसाइकिल करने के लिए। ठीक है। कहानी समझ में आ गई? ये चीज़ जरा आप ध्यान में रखिएगा। अब 2024 में इन नियमों में संशोधन होता है। ये जो नियम हमने पढ़े, ये सारे नियम 2022 में हैं। 2024 में क्या नया नियम हुआ वो देखिए।
2024 में नया क्या हुआ? दो चीजें हुई। पहला, जो ईपीआर की ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है, उसकी जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस पर हमने मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट तय कर दी 2024 में। ऐसा क्यों किया? ऐसा इस वजह से किया ताकि रिसाइकल को बढ़ावा मिले और भी सेक्टर के लोग आएं रिसाइकल्ड वाले इंडस्ट्री में। मिनिमम कितना कर दिया? 100%। और मैक्सिमम कितना कर दिया? 300%। मतलब अगर कोई 100 रुपए का बैटरी बना रहा है तो मिनिमम 100 रुपए का रिसाइकिल करना है और 300 तक मैक्सिमम कर सकता है, 3 गुना। ठीक है। लेकिन अगर वो चाहे हम 5 गुना कर लें तो 5 गुना पर इसमें यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं हो सकती। उसके लिए अलग से उसको फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, दूसरे नाम से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और फिर वो कर सकता है। तो ये क्यों किया गया? ताकि एक ही पर जिम्मेदारी ना हो और लोगों को बहाना भी ना मिले कि क्या करें, हमें रिसाइकल्ड के लिए प्लांट ही नहीं मिल रहा है। तो और से और लोग क्या करें, उसमें आए उस सेक्टर में। इस वजह से ये काम किया गया। ठीक है। और दूसरी बात ये कहा गया कि 2022 के नियम में क्या कहा गया था, जो 4 नियम बने थे उसमें ये कहा गया था कि सीपीसीबी एक कार्यान्वयन समिति का निर्माण करेगी। ये कार्यान्वयन समिति ही क्या करेगी? जुर्माना लगाएगी और क्या करेगी? सुझाव देगी। फिर ये सुझाव सीपीसीबी किसको देगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को। अब 2024 में क्या किया गया? ये नियम कहाँ था? 2022 में। 2024 में क्या किया गया? कार्यान्वयन समिति के सुझाव को हटा दिया गया। यहां पर क्या कहा गया कि सीपीसीबी ही जुर्माना लगाएगा और उसकी मर्जी होगी तो वो सुझाव लेगा कार्यान्वयन समिति से, अदरवाइज खुद ही सुझाव दे करके ये सब किसको करेगा? MOEFCC को। कार्यान्वयन समिति का जो बीच का चैनल था उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। 2024 के नियम में ये संशोधन किया। इससे क्या होगा? फास्टर चीज़ें बढ़ेंगी। दूसरी बात, नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि इन्हीं के पास अगर आपने पूरा लोड डाल दिया तो इन्हीं के पास रजिस्ट्रेशन का है, इन्हीं के पास देख रेख का, और इन्हीं के पास जुर्माना और सुझाव का भी हो जाएगा। तो हो सकता है अननेसेसरी का डिले भी हो जाए। ठीक है। कहानी समझ में आ गई? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बैटरी से दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो हम कुछ मटेरियल की रिकवरी करते हैं। रिकवरी करने के लिए हम उसको किस लिए करते हैं? ताकि हम रीयूज कर सकें। और इसमें अधिकतर क्रिटिकल मेटल्स होती हैं, जैसे लिथियम हो गया, लेड हो गया, ठीक, कैडमियम हो गया, ये सारी चीज़ें। और दूसरा बात, जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते, जो हमारे एक ही बार यूज करने के बाद हैं, उसको हम क्या करते हैं? रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल का मतलब क्या है? समुचित ढंग से उसका उपचार या समुचित ढंग से उसका निपटान, ताकि वो पर्यावरण में ना फैले, मानव जीवन को प्रभावित ना करे, पर्यावरण को प्रदूषित ना करे, पर्यावरण के पानी को गंदा ना करे, वायु को गंदा ना करे, मिट्टी को गंदा ना करे। ठीक है। तो बैटरी में दो चीज़ों का आप जरा ध्यान में रखिएगा कि कुछ मटेरियल
जो क्रिटिकल मेटल्स होते हैं उनको हम रिकवर करते हैं रीयूज करने के लिए, ताकि उनको बैटरी में, नई बैटरी में वापस से रीयूज कर सकें। और दूसरा, जिसको हम रीयूज नहीं कर पाते उसको हम क्या कर देते हैं, रिसाइकिल। और ये साइकिल जरूर ध्यान में रखिएगा, कौन सी, पहले कमी करना है व्यवहार में ला करके, उसको यूज ही ना करें। अगर ऐसा है कि हम कमी नहीं कर पा रहे हैं, हमें रीयूज करना ही है, तो हम क्या करेंगे, रीयूज वाला कॉन्सेप्ट। और अगर ऐसा भी नहीं होता तब हम लास्ट में हमारे पास ऑप्शन होगा रिसाइकिल। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसी से मिलता जुलता, वो भी सुन लीजिए। एक टर्म है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। आपने अभी तक सुना होगा कार्बन क्रेडिट। ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? ग्रीन क्रेडिट यही है कि जो भारतीय वन अनुसंधान परिषद है, उन्होंने क्या कहा कि जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंडर में जो अनउर्वर भूमि है, जो उपजाऊ नहीं है, उस पर क्या करें, मिनिमम 5 हेक्टेयर एरिया के क्षेत्र वाले अनउपजाऊ भूमि में क्या लगाएं, वृक्षारोपण करें। इसी को क्या कहा गया, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ठीक, मिनिमम 1 हेक्टेयर पर 1100 वृक्ष होने पर एक ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। अगर 1 हेक्टेयर में कम से कम 1100 वृक्ष हैं तो उसको क्या दिया जाएगा, एक ग्रीन क्रेडिट। इसका इस्तेमाल जैसे कार्बन क्रेडिट होता है वैसे ही इसको ग्रीन क्रेडिट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा खरीद फरोख्त में। अब आपको ये ध्यान में रखना है, पहली बात, कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किसके तहत आया। ये आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और कार्बन क्रेडिट कब आया, कार्बन क्रेडिट ये आया ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत, 2001 या 2002, एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके तहत आया। अच्छा, ये कार्बन क्रेडिट किसके लिए आया था, मेनली इंडस्ट्री के लिए, जो लार्ज लेवल पर इंडस्ट्री पॉल्यूशन फैला रही हैं उनके लिए ये कार्बन क्रेडिट की सुविधा आई थी। लेकिन ये क्या है, स्थानीय लेवल, राज्य लेवल, मतलब ये किसी इंडस्ट्री के लिए नहीं है, स्थानीय लेवल पर है। जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि हर एक कार्बन क्रेडिट ग्रीन क्रेडिट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो पता चला क्या कर रहे हैं, कोयले से बिजली उत्पादन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, और वो कार्बन क्रेडिट लिए हैं, तो उसको ग्रीन क्रेडिट नहीं कहा जा सकता। लेकिन हर एक ग्रीन क्रेडिट क्या होगा, कार्बन क्रेडिट होगा ही होगा, क्योंकि ये अनिवार्य रूप से क्या करेगा, वृक्षारोपण से रिलेटेड है, तो ये हमेशा क्या करेगा, कार्बन क्रेडिट के अंतर्गत आएगा। हर एक ग्रीन क्रेडिट कार्बन क्रेडिट होगा, लेकिन हर एक कार्बन क्रेडिट ग्रीन क्रेडिट नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ सेक्टर्स ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत रखे गए हैं। वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत रखने वाले? एक तो है जो जल संरक्षण से संबंधित हो, दूसरा जो वृक्षारोपण या वृक्षों से संबंधित हो, तीसरा जो अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित हो, वो क्या हो जाएगा, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत आएगा। और भी
लिख लीजिए। इको मार्क, इको मार्क क्या है? जो पर्यावरण से, वो पर्यावरण का हितैषी हो, ठीक है, पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो या पर्यावरण को नुकसान हो ही ना। जो वायु प्रदूषण को कम करता हो। और क्या आएगा? जो संधारणीय कृषि को बढ़ावा देता हो। और क्या आएगा? जो मैंग्रोव वन के संरक्षण की बात करें। ये सब क्या आएगा? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में आएगा। और क्या हो सकता है? हाँ, एक और लिख लीजिए। जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हो। ये सब क्या आएंगे? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत आएंगे। ठीक है, तो 8 हो गए टोटल, लगभग 8 क्षेत्र हैं ये। जल संरक्षण, वृक्षारोपण या वृक्ष संरक्षण संबंधित, अपशिष्ट प्रबंधन, इको मार्क, वायु प्रदूषण। 7 हो गए शायद, 3 3 6 1 7 1 8। हाँ, ये टोटल 8 क्षेत्र हैं जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत रखे गए हैं। ठीक है, इनसे संबंधित कोई भी काम ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो अब हमारा ये इन्वायरमेंट वाले जो टॉपिक हैं करंट के, वो हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद।